खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी के तफ्तीशकार यंग इंडिया के दफ्तर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की यह कार्रवाई जारी है। ख्याल रहे कि बुध के रोज यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया था। सबूतों से छेड़छाड़ न हो इसीलिए एजेंसी ने दफ्तर को सील किया था। इससे पहले ईडी की कार्रवाई पर ऐवान बाला में खूब शोर शराबा हंगामा भी देखने में आया था, जिसकी वजह से कार्रवाई में रखना पड़ा था। दीनी मदारिस पर तिरंगा पूरी शान शौकत के साथ लहराया जाता है। मदारिस में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तकरीबात पूरे जोश और जज्बे के साथ मुनक्किद की जाती रही हैं और इस सिलसिले में सियासत करने वालों को दीनी मदारिस से कोई ताल्लुक नहीं है। बेंगलुरु में मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के मुहतमिम मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी ने ये बातें कही। मौलाना ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें हुब्बुल वतनी का दरस न दें। गाजियाबाद के साहिबाबाद असेंबली हल्के के एमएलए सुनील शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने साहिबाबाद की असेंबली सीट पर तारीखी जीत हासिल करते हुए ये मुकाम हासिल किया। सुनील शर्मा ने यूपी असेंबली इलेक्शन में 2,14,835 वोटों से कामयाबी हासिल की, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली इलेक्शन जीत है। ऐसे में उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी एजाज से नवाजा है। 2022 के चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक सुनील शर्मा जी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 2,14,000 वोटों से जीत हासिल करी, जिनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हम बात करते हैं विधायक सुनील शर्मा जी से। सर, आपका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते? वास्तव में उपलब्धि तो ये पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम ये रिकॉर्ड लिखा गया पूरे हिंदुस्तान में कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाला दल अगर कोई है तो बीजेपी है अभी तक। इससे पूर्व में अजीत पवार जी के नाम था, उससे पहले मेरे नाम था। 2017 में मेरे था 1,51,000 का, बाद में अजीत पवार जी 1,65,000 से जीते थे। अब की बार मेरा 2,14,835 का है। तो ये सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। हमारी जो लीडरशिप है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उनके प्रति जनता का जो है बहुत सकारात्मक और बहुत ही लगाव है। जो जन कल्याणकारी कार्य मोदी जी ने और योगी जी ने किए हैं, जनहित के कार्य किए हैं, वो सारी जनता सराह रही है। इस कारण से लोगों ने मुझे भी वोट दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी नौजवानों को बंदूक और तशद्दुद का रास्ता तर्क करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की तलकीन की है। अनंतनाग के रानीपुरा इलाके में एक तकरीब से खिताब के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों ने हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन चंद अनासिर यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये बात समझने की बेहद जरूरत है कि मंजिलें और भी हैं जिन्हें तय करने की जरूरत है। कुछ लोग जानबूझकर हमारे युवाओं को, नौजवानों को अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए प्रगति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को हम ले चलें। पूरे देश में जिस तरह का बदलाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर के युवा भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी उस बदलाव के भागीदार बने। मित्रों, कई स्टार्टअप में यहाँ के नौजवानों ने अद्भुत काम किया। हम परफॉर्मर श्रेणी में आ गए। क्या जरूरत थी बंदूक उठाने की? आइए इन क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ाने। प्रतिभाएं बहुत हैं हमारे पास। जम्मू कश्मीर जैसी प्रतिभा मैं समझता हूँ देश के किसी हिस्से में नहीं। इस प्रतिभा का सही सदुपयोग हम करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है।
चीनाबल पट्टन के आस्तान मोहल्ले से सरकारी राशन घाट को दूसरी जगह मुंतकिल करने के खिलाफ चीनाबल के लोगों ने महकमा उमूर सार्फिन और तकसीमकारी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। चीनाबल आस्तान मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यहां गुज़िश्ता 20 वर्षों से सरकारी राशन घाट कायम था, लेकिन अचानक उसे 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने आज चीनाबल में मुताल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उनका मजीद कहना है कि मुहर्रम के मुकद्दस महीने में इस इक़दाम से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। उन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि इस सरकारी राशन घाट को अपनी जगह पर वापस कायम किया जाए और इसी डिपो से उन्हें राशन फराहम किया जाए। ये डिमांड है, जहां पे हमारा ये राशन घाट है, जहां पे ये पहले 20 साल पहले जहां पे था, हम चाहते हैं यहाँ पे रहे। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को बड़ी मेहरबानी है, तो मुहर्रम का महीना हम बहुत तंग आए हैं, लिहाजा ये मुहर्रम महीना नजर रख कर बड़ी मेहरबानी हमें घाट अपनी जगह घाट फराहम करे, वो गवर्नमेंट की बड़ी नवाजिश हो। आज ये अचानक हो रहा है, हमारी घाट उधर 2 किलोमीटर दूरी पाती है, मगर इसलिए मेहरबानी करके हम बुजुर्ग लोग हैं, अपनी जगहों पर हमको ये चावल रखिए हमारी घाट पर। नाज़रीन, आपने तस्वीरों में देखा है कि किस तरह ये चीनाबल आस्तान मोहल्ला के लोग जो हैं आज मुहर्रम के दौरान भी ये सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि यहाँ गुज़श्ता 20 साल से यहाँ पे राशन घाट जो कायम था, सरकारी राशन घाट, और अचानक इन्हीं दिनों के दौरान अचानक महकमा उमूर सार्फिन ने उन्हें ऑर्डर हुक्मनामे के तहत इस घाट को यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंतकिल किया गया है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुश्किलात आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से जो इन्हें चावल की फराहमी हो रही है वो काफ़ी दिक्कतें उन्हें पेश आ रहे हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सरकारी राशन कार्ड यहाँ गुज़श्ता 20 साल से कायम था उसे यहाँ पे दोबारा चालू किया जाना चाहे और यहीं से उन्हें राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जाना चाहे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, चीनाबल पट्टन। मिज़ल यात्रियों के लिए जिला किश्तवाड़ के कुंडेल में बेली ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। ये पुल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। जिला इंतजामिया ने इस 150 फीट लंबे पुल को तामीर करने की फौज से दरख्वास्त की थी, क्योंकि मौजूदा लकड़ी का पुल यात्रियों की भारी तादाद को बरकरार रखने के लिए मुनासिब नहीं था। पठानकोट से फौज के 40 ट्रक्स में ब्रिज बनाने का सामान लाया गया। कई चैलेंजेस दरपेश होने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ वक्त में इस पुल को बनाने का काम पूरा किया गया। 3 जुलाई को भुत्ताला में तुग़यानी की वजह से लकड़ी का पुल बह भी गया था। सतह-ए-आब में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा था। पुल बन जाने पर मिज़ल के यात्रियों ने मसरत का इजहार किया। इंडियन आर्मी 17 RR और 54 इंजीनियर बटालियन ने बहुत जल्द से जल्द ये पुल तैयार किया, और डीसी साहब का भी बहुत धन्यवाद है, उनके सहयोग से ये पुल हमारे को बहुत जल्द से जल्द तैयार। JNK वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज चौथे दिन भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कौमी तराने और दुआ से शुरुआत करके एक मुनफरिद अंदाज में अपना एहतजाज यहाँ जारी रखा गया। एहतजाजियों ने पेशेवराना ट्रेनिंग के शराकतदारों को हटाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स का तालीम के शोबे में कोई रोल नहीं है। हम जो स्कूलों में जाते हैं हमारा डे ऐसे स्टार्ट होता है, तो आज हमने वो जहाँ से भी वैसे स्टार्ट किया कि हमारा टाइमिंग भी वैसे है 10 to 4 का है, तो हम वहाँ स्कूल में भी वैसे स्पेंड करते हैं अपना डे, और बच्चों को जो हम तालीम देते हैं, जो हम उनको एजुकेशन देते हैं, हम उनको स्किल कर रहे हैं। गवर्नर सर से हमारा एक डेलीगेशन भी मिला, और मैं डेलीगेशन के बिहाफ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि गवर्नर सर ने हमें एश्योरेंस दिया था, आवाम की आवाज़ में भी उन्होंने हमें एश्योर्ड किया था कि हम आपके लिए जॉब पॉलिसी लाएंगे। इवन उन्होंने डायरेक्ट किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और SPD समग्रा को कि इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, मगर बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो नीचे बैठे हुए हमारे ऑफिसर्स हैं, वो इस बात को सुनने को रेडी नहीं है। वो 6 साल से, सर आप मुझे एक आंसर दीजिए कि 6 साल में एक पैसे का इंक्रीमेंट नहीं, कौन सा ऐसा काम है आप।
आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 4 माह से तनख्वाहों के बिना ही काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन वर्कर्स ने डीडीसी मेंबर आरिफुल त्राल मंजूर अहमद गनाई से खास मुलाकात की। उनके सामने अपने तमाम मसाइल को रखा। मंजूर गनाई ने वर्कर्स को यकीन दिलाया कि उनका मसला आला हुकाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर वर्कर्स ने कहा, अगरचे वो कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका मसला है कि हल नहीं हुआ। एक दिन भी हमारे पे नहीं आया है। हमारे बच्चे देख रहे थे, हमारी माएँ तनख्वाह लाएंगे कि हम वो तनख्वाह उन बच्चों को दे सके, उनको भी ईजान मिलेगी, उनके भी कपड़े लाएंगे जाएंगे, लेकिन वो तनख्वाह भी नहीं आया। वो आज तक बोल रहे मम्मा आप क्या कर रही है, आप कहाँ जाती है, हमारे तनख्वाह कहाँ। मेरी गुजारिश रही कि सरकार से अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारे पास आए हैं मीटिंग में, ये हमारे बहनें हमें बहुत मेहनत करते हैं। आप देखिए इनकी ड्यूटी या हमारे GRS तो बहुत अच्छे काम करते हैं और डेवलपमेंट में इनका एक अच्छा रोल रहता है। गुजारिश करता हूं LG सरकार से और मरकजी सरकार से इनकी तनख्वाह जो है जल्दी वागुजार जाए, क्योंकि बड़े दिन होते हैं और इनका चूल्हा इसी पे चलता है, कोई बड़ा कोई सैलरी नहीं है इनके पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भदरवा के लोगों ने इल्जाम लगाया कि सरतिंगल की ऑफिस में पटवारी की गैर मौजूदगी से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अक्सर औकात ऑफिस के बंद रहने की वजह से उन्हें ज़हनी कोफ्त का शिकार होना पड़ता है। काबिल जिक्र है कि जिस इलाके में पटवारी का ऑफिस है उसकी हदूद में 7 पंचायत आते हैं। PM किसान योजना के सिलसिले में दस्तावेजात से मुतालिक ऑफिस आने वाले अफराद जमाबंदी और अराजी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। मीना से पटवारी साहब के दफ्तर में आता हूँ, ना पटवारी साहब मिलते हैं। अच्छा, फिर फ़ोन करते हैं। मैंने सुबह भी फ़ोन किया तो बोलने लगे हमें मीटिंग चल रही है। जनाब हैंडी कैमरा बंदा हूँ, 20 रुपये डेली किराया देना पड़ता है, 20 रुपये यहाँ से देने पड़ते हैं, 40 रुपये दिन है। मेरे नाम में दिन लगा सकता हूँ ना, ये कोई काम करते हैं। ये देखो फार्म लेके बैठा हूँ मैं, कितने दिन में आऊँगा। गवर्नमेंट 2000 दे रही है हमें, अगर 10 दिन हमारे टूट जाएंगे हमें क्या फ़ायदा 2000 का। इन्होंने मजाक बना के रखा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि लोग की सेवा के लिए यहाँ पे अगर उनको तायनात किया है तो कम से कम महीने में कम से कम 15 दिन तो बैठो यहाँ पे। देखो यहाँ लोग कितने दरबदर हैं यहाँ पे, किसी को नकल चाहिए, किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई कुछ चाहिए, ये बिल्कुल ही आते ही नहीं है। क्योंकि हमने टीमें बनाई हुई हैं, कुछ तहसील ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ हायर सेकेंडरी की लैब में बैठे हुए हैं और वो सारे का सारा जमाबंदी को अपलोडिंग का डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। मुझे भी कल पता चला था कि वहाँ लोगों को कुछ नकलों की जरूरत है, फिर इमीडिएटली हमने पटवारी को फ़ोन करके वहाँ भेजा है। पटवारी ने उन लोगों को नकलें प्रोवाइड की हैं। आजकल वही डिजिटाइजेशन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जल्दी ये काम जो ही खत्म होता है तो फिर पटवारी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। पत्रा चौल घोटाला मामला, संजय राउत को नहीं मिली कोई राहत। ईडी की तहवील में तौसीक की गई है। 8 अगस्त तक संजय राउत को ईडी की तहवील में दिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर पत्रा चौल घोटाला मामले के ताल्लुक से, जिसमें शिवसेना लीडर संजय राउत को राहत नहीं मिली है। ईडी की तहवील में 8 अगस्त तक के लिए तौसीक कर दी गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, संजय राउत को राहत नहीं मिली है, तफसीलात। देखिए, संजय राउत केस की सुनवाई हुई में जज ने संजय राउत से पूछा आपको कोई दिक्कत है, तो संजय राउत ने कहा जहां कस्टडी में रखा गया वहां वेंटिलेशन नहीं है। जज ने ईडी से पूछा कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। संजय राउत ने पंखे की मांग की। ईडी ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि हम उनको AC में रखकर संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। ईडी ने वेंटिलेशन वाला रूम भी उपलब्ध कराने की बात कही और ईडी ने यह भी कहा कि इनके और परिवार के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख कैसे आए और विदेश दौरों पर कितना खर्चा किया, इसकी जांच जो है हमें करनी है। उसके बाद ईडी ने जो है ये भी आरोप लगाया कि हमें कुछ दस्तावेज में इसमें कई खुलासे हुए, इसमें मनी ट्रेल की जानकारी मिली है जो कि कई लोगों को दी गई है, वो भी कैश में। जांच के दौरान हमें ये भी पता चला है कि प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम में 1.17 करोड़ और आए हैं। इसके पहले हमने 1.06 करोड़ की जानकारी मिली थी। रिमांड में ईडी ने उन तमाम लोगों के नाम भी लिखे जिन्हें पैसे दिए गए। डॉक्यूमेंट में जो जानकारी मिली उसे भी कोर्ट के सामने दिखाया गया और उसमें ईडी ने ये कहा कि हमने बैंक अकाउंट की जांच की, इसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन जानकारी मिली है जो कि अनरिलेटेड लोगों को भेजी गई है, वो भी आरोपी यानी संजय राउत की पत्नी के अकाउंट थे। और संजय राउत इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि जिनके पैसे गए हैं या आए हैं उन्हें समन देकर पूछताछ के हमने बुलाया है। इसीलिए ईडी ने जो है 10 तारीख तक जो है रिमांड की मांग की थी। ईडी ने यह कहा कि हमें पता चला कि संजय राउत को हर महीने में प्रवीण राउत द्वारा एक निश्चित रकम दी जाती थी और प्रवीण राउत से मिले पैसों से अलीबाग में जमीन खरीदी गई। ये ईडी का दावा था और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा
संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर किए गए, ऐसी हमारे पास जानकारी है। इससे हमें 10 तारीख तक जो है कस्टडी दी जाए। सारी बातों को जज ने सुना और एक महत्वपूर्ण चीज और ईडी ने कही कि 5 से 8 अगस्त के बीच में कई लोगों को सम्मन कर इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिससे हमें और भी अहम जानकारियां जो इस पूरे मामले में हासिल करनी है। वही संजय राउत के वकील ने कहा कि ईडी की कस्टडी का हम विरोध करते हैं और कहा कस्टडी देने की कोई बात नहीं है, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कस्टडी आगे न बढ़ाई जाए। इसमें नया आरोप कुछ नहीं, जिस अलीबाग की जमीन की बात कर रहे हैं उसकी जांच भी जो है पहले हो चुकी है। और ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में ये भी बताया था कि मामले में जांच के लिए हमने कई लोगों को सम्मन भेजा, साथ ही आरोपी और अन्य आरोपी और जिनका बयान लेना, इन सभी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हमें करनी है, इसलिए हमें कस्टडी दी जाए। इन सारी बातों को सुनते हुए जो है यहाँ पे अदालत ने 8 तारीख तक ईडी कस्टडी में संजय राउत को भेज दिया है। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अमित राय जो कि बता रहे थे तमाम तर तफसीलात। आपको बता दें कि पत्रा चावल घोटाला मामला जिसमें संजय राउत की जो ईडी की कस्टडी है उसको बढ़ा दिया गया है, 8 अगस्त तक के लिए उसमें तौसीक की गई है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये तय करें कि मुल्क का झंडा तिरंगा है या जाफरानी। जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया उन्हें अपनी वफादारी दिखाने का शौक हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, तिरंगे को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं, अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया, तो जाहिर है अब ये आपकी बात सही है कि वफादारी का पैमाना ये नहीं हो सकता। वफादारी का पैमाना ये है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, कैसे हमारी सरजमीन पर चीन की फ़ौज 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है, नौजवानों का मुखद्दर बेरोज़गारी बन चुका है। तो ठीक है, 75 साल का प्रोग्राम है, तो तिरंगे की जब बात हो रही है तो ठीक है, तिरंगे पे फ़ख्र करना चाहिए। कोई उसमें सरकार का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा, तो क्या आप भी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तिरंगा तो हम लोग रोज हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है, मगर हम हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आरएसएस की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथपीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजर के मैगजीन में सितंबर 14 1947 के उन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है, तो प्रधानमंत्री को इस बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि 1930 में जब हम लोगों ने उस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था, तो उस वक्त तारीख में आता है कि जो आरएसएस के उस वक्त के सरसंघचालक थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए, बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि महंगाई तो कहीं नहीं है, तो ऐसे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में जो हमको मौका मिला था तकरीर करने का, उसमें हमने डेटा दिया है। अब महंगाई का डेटा खुद सरकार के पास भी मौजूद है, उन्हीं के डेटा से अगर हम बोलेंगे
तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर मिलता है 2015 में जो उसकी कीमत थी आज डबल हो चुकी है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? दूसरी बात ये है कि होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन का डेटा है जो ये कहता है कि मार्च 2012 और मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज है वो 68% में इजाफा है। तो क्या महंगाई नहीं है? तीसरी बात यह है कि एक मजदूर को जो तनख्वाह मिलती थी 2015 से 2022 में, उसमें सिर्फ 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स में 50% इजाफा हुआ है। तो क्या ये महंगाई नहीं है? चौथी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि जो एनएसओ का पीएलएफएस सर्वे है 2019-20 का 20 ये कहता है कि खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी में इजाफा भी नहीं हुआ, और जो 42% काम करते थे वो 45% काम कर रहे थे। तो क्यों? इसलिए करें कि महंगाई है वहां पर और उनको काम करना है। और सबसे तकलीफदेह बात यह है, जो चौंका देगी भारत की जनता को, एक सेबी का सर्वे 2015 का, जिसमें कहा गया कि 95% जो इंडियंस हैं वो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट डालते हैं। अब आपने क्या किया, उनको हर साल में 3.5% नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी सरकार की वजह से हो रहा है। तो 1% इंटरेस्ट में इजाफा हो गया, तो जो लोग घर और गाड़ी लिए, क्या उनका महंगाई या उनके खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं? तो ये सब मिसालें हैं जिससे सरकार ने इसको कंट्रोल नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि 31 पैसे के लिए किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, और वहीं पर इसी सरकार ने 1,45,240 करोड़ रुपए डिफॉल्टर्स के राइट ऑफ कर दिए बैड डेट कहकर। तो ये इनकी नाकामी है। आपने इस देश की मईशियत को, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जो लगातार जीएसटी हर चीज पर लागू हो रही है, चाहे वो डेली प्रोडक्ट्स की बात की जाए, वो भी बढ़ती जा रही है, और फिर ये कहा जा रहा है महंगाई कहीं नहीं है। नहीं, जीएसटी की वजह से ही आप यूनिलीवर के सीईओ का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आटा, बिस्किट, टूथपेस्ट लोग कम खरीद रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 7% ड्रॉप इन सेल्स हुआ है। और जो बच्चे स्कूल को जाकर पढ़ते हैं, जिनके किताबें, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, 18% जीएसटी आपने उस पर लगा दिया। अब बताइए, ये महंगाई नहीं है तो क्या है फिर? एएमयू में सनातन धर्म की जो पढ़ाई है उसका पास हो गया कि वो होगी, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कर रही है तो मुझे डिटेल मालूम करना पड़ेगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मगर एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हर सोच को, हर चीज को पढ़ने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसको मत पढ़ाओ, उसको ये पढ़ाओ, तो फिर ये गलत हो जाएगा। भाई, इंसान का जहन जो है हर चीज को इल्म हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। आप ये बोले नहीं ये मत पढ़ो, वो पढ़ो, तो ये क्यों? ये तो गलत होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। मगर एएमयू के ताल्लुक से मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा कि कोई 18-19 कोई लोग लेटर लिख कर दिए कि एएमयू से जो शोबे इस्लामिक स्टडीज है उसमें ये आलिम का मत पढ़ाइए, फलां शख्स का मत पढ़ाइए। भाई, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं पढ़ने नहीं पढ़ाने वाले? भाई, इल्म तो सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बुरी चीज पढ़कर बुरा अमल करता है तो वो बुरा है, मगर इल्म हासिल तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम डिबेट करेंगे, तभी तो हम कहेंगे नहीं अच्छा है गलत है। आप नहीं पढ़ना, ये क्या बात है? एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी कि विपक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि तिरंगे पर राजनीति हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, राजनीति क्या हो रही है? 75 साल की आजादी मना रहे हैं। मगर हम प्रधानमंत्री से भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया उनको भी तो याद करिए आप, उन मुस्लिम उलमाओं को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो माल्टा की जेल में रेशनुरवाल तहरीक में जेलों में थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, जो अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो मुल्क छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ा, तो इनकी कुर्बानियों को भी याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बताएंगे नहीं, ये भाई इस देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया था।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप ओवैसी साहब को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि देश की आज़ादी में जिस तरीके से सबका हाथ था उसको साफ रखना होगा। और रही बात अगर महंगाई की बात करें तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको नकारा नहीं जा सकता है। देश की जो जनता है वो परेशान है। तो कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।